Hi everyone, this is History Chapter 1, Part 2, and we move to the next topic, the growing middle class in wishes and end to privileges. आपने इसके पहले सबसिस्टेंट क्राइसिस पढ़ा था। अब आप थर्ड स्टेट में एक ऐसे वर्ग के बारे में बात करेंगे जो पढ़ा लिखा भी है और जो बिजनेस क्लास से भी जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो रिवॉल्यूशन के लिए कुछ ऐसे वर्ग की ज़रूरत पड़ेगी जो जनता को लीड कर सके, जो जनता को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। तो आपसे सबसे पहले यही जानने का प्रयास होगा कि जनता लड़ेगी क्यों, जनता अपने देश के खिलाफ क्यों होगी। तो इसका पीछे एकमात्र कारण है कि जनता की ज़रूरत को वहाँ की सरकार पूरा नहीं कर रही है। जो चीज़ें आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए वो बहुत महंगी हो रही हैं। जनता के बीच बराबरी का भाव नहीं है। बड़े क्लास के लोग छोटे क्लास को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और जब राजा को अपनी बात और तकलीफ़ें बताई जा रही है तो राजा के आदमी उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। तब जाकर सामाजिक और आर्थिक बदलाव के कारण कुछ ऐसे ग्रुप खड़े हुए हैं जो इस राजा के अत्याचार का सामना करने को तैयार होंगे, और वो क्लास था प्रोस्पेरस यानी थोड़ा अमीर वर्ग का लोग। और आपको बताए थे कि इस अमीर वर्ग के लोग ही आगे चलकर मिडिल क्लास कहलाए, मध्यम वर्गीय क्लास। इस मिडिल क्लास पूछेगा कि कौन कौन शामिल थे, तो कहिएगा कि मिडिल क्लास में ज़्यादातर बिजनेस क्लास के लोग शामिल थे, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, जो अदर अदर देशों में ट्रेड करते थे और अच्छे अर्न करते थे। साथ साथ इसमें और कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो बोलिएगा प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स और हाई क्लास के वर्कर्स। जब ये दोनों लोग आपस में मिले तो एक क्लास का उदय हुआ जिसका नाम पड़ा मिडिल क्लास। तो कोई पूछेगा मिडिल क्लास क्या था, तो ये बात बताइएगा। मिडिल क्लास का आइडिया क्या था, वो क्या चाहता था। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये था कि ये पढ़ा लिखा वर्ग था, इसीलिए चाहता था कि समाज में सारी प्रिविलेज ख़त्म कर दिया जाए। मीन्स कोई क्लेरिगी नहीं रहेगा, कोई नोबिलिटी नहीं रहेगा, कोई थर्ड स्टेट नहीं, सब बराबर हो जाएंगे। दूसरा कहता था मेरिट के हिसाब से पोस्ट मिलना चाहिए। क्लेरिगी हो गया, टैक्स नहीं देगा, वो बड़ा पोस्ट लेके बैठा हुआ है, नहीं, जो टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है, वो ही मेरिट के हिसाब से रूल करेगा या किसी अच्छे पद और ओहदा पर जाएगा। वो सबों को बराबरी देने की बात करता था। दूसरी बात, अरिस्टोक्रेट्स और इस तरह के रूलिंग सिस्टम के वो बिल्कुल धीरे धीरे खिलाफ होने लगा, और यही आइडिया के साथ वो धीरे धीरे पब्लिक के पॉपुलर फ्रंट के रूप में स्थापित होता चला गया और जनता इन्हें लाइक करती चली गई। इन्हीं की बातों को आगे बढ़ाने का और जनता के बीच प्रचार प्रसार करने का काम फ्रांस के 3 फिलोसफर ने किया। तो पूछेगा कि 3 फिलोसफर का नाम बताइए, तो सबसे पहले आप नाम लीजिएगा जॉन लोके का। किसका नाम देंगे? जॉन लोके। दूसरा नाम देंगे जीन जैकबस रूसो, जिन्होंने एक किताब लिखा है ट्रू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने बताया है कि राजा के पास जो अधिकार होना चाहिए वो एब्सोल्यूट अधिकार नहीं होना चाहिए, यानी संपूर्ण ताकत नहीं, जनता के माध्यम से उसके पास अधिकार जाना चाहिए और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के आधार पर एक राजा को राज करना चाहिए, जो कि उस ज़माने में ऐसा नहीं था। एब्सोल्यूट मोनार्च था। एब्सोल्यूट मोनार्च वो होता है जो खानदानी होता है और उसी के जो वंशज है वो आगे राजा बनते हैं और राजा का ही ऑर्डर उस देश का लॉ बन जाता है। एक और फिलोसफर का नाम मिलेगा मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने किताब लिखा है द स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसमें कहा है कि राजा के जो पावर है वो सरकार के 3 ऑर्गन में निहित होना चाहिए, बंटना चाहिए, और वो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और ये तीनों आप जानते हैं डेमोक्रेसी का ये 3 सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। और सबसे बड़ी बात है, जब यूएसए आज़ादी मिली थी उन्होंने यही सिस्टम को अपनाया था और ब्रिटेन से 13 कॉलोनी, ब्रिटेन पहले उसको गुलाम बनाया था,
और 13 कॉलोनी ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी और फ्रेंच की आर्मी उसे हेल्प किए थे। द अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट, उन्होंने अपने जनता को अधिकार भी दिया था और यही आइडियोलॉजी अब फ्रांस में भी लाने की बात कही जा रही थी। तो पूछेगा मिडिल क्लास कौन थे, उनका आइडिया क्या था, 3 फिलोसफर का नाम बताइए और उनकी भी आइडिया क्या था। तो यहाँ से आपको बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला जो बात बोलेंगे वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन जानिएगा कि जब ये आइडिया आया और जो अमेरिका ने अपने जनता को दिया, इसके अलावा फ्रांस में जो बातें आने वाली हैं, फिलोसफर ने जो बातें कही है, ये आइडिया सैलून में, चौक चौराहे पे, चाय कॉफ़ी की दुकानों में, बुक्स के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से जनता के पास ज़्यादा मात्रा में पहुंचाई गई, ताकि जनता जो है वो एक बड़ा रूप लेकर आंदोलन करने के लिए तैयार रहे। और आप सब जानते हैं राजा तो टैक्स लगाएगा ही, और उस टैक्स की भरपाई जनता को करनी होगी, और जनता पहले ही बोझ से दबा हुआ है तो और आगे दबेगा, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच गुस्सा आएगा और जनता विरोध करेगा, और विरोध करेगा तो राजा एक्शन लेगा, और इस बीच में वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़ने के लिए तैयार रहेगा। तो ये आपकी दूसरी टॉपिक जो अभी अभी ख़त्म हो रही है। अब इसके बाद हम लोग अगली टॉपिक पे चलेंगे जो टॉपिक नंबर 2 है, और पैराग्राफ नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे लुई 16 अपनी राज दरबार जब चलाते थे तो वो कहाँ चलाते थे। जैसे अभी हमारे सरकार जो ये मोदी जी हैं, पार्लियामेंट हमारा सारा ऑफिशियल एक्टिविटीज़ होती है, तो उस समय लुई 16 का जो दरबार था, राजसी दरबार, उसे स्टेट जनरल कहते थे। क्या बोलते थे? स्टेट जनरल, द पॉलिटिकल बॉडी ऑफ द रॉयल किंग। राजा का एक पॉलिटिकल बॉडी है, और जब जनता इसे कन्वर्ट करेगी तो आगे चलकर ये नेशनल असेंबली बन जाएगा, जो बाद में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि जब स्टेट जनरल का गठन होता है और राजा उसमें मीटिंग करते हैं, तो तीनों जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड और थर्ड है, क्लरिकल, मिलिट्री और थर्ड, तीनों को बुलाई जाती है और तीनों के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और तीनों के रिप्रेजेंटेटिव के राय से ही कोई फैसला होता है। लेकिन जो दूसरा टॉपिक मिला है आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, इसमें आप यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये रिवॉल्यूशन फैला कैसे, शुरुआत कैसे हुई। तो कहानी है 5 मई 1789 की, जिसमें आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो वर्जलीज का हॉल है उसमें राजा ने मीटिंग बुलाई और तीनों रिप्रेजेंटेटिव आए। तो क्लेर्की के तरफ से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, नोबिलिटी के तरफ से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, और थर्ड स्टेट के तरफ से 600 रिप्रेजेंटेटिव आए। देखिएगा लड़ाई का कारण सबसे पहले कहाँ रिवॉल्यूशन का जो ब्रेकडाउन हुआ, कहाँ हुआ। तो देखिए, जब राजा ने पहला वाला को बुलाया, उसे चेयर दिया, लोग बैठे। राजा ने दूसरे वाले को बुलाया, उसको भी चेयर दिया, और दोनों आमने सामने बैठ गए। लेकिन जो थर्ड स्टेट को बुलाया उसको चेयर नहीं दिया, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। थर्ड स्टेट जब साथ आए तो उन्होंने अपनी जनता का 40,000 शिकायतों का पत्र लेकर आए, जो उस राजा को देने का प्रयास करेंगे और कहेंगे कि हमारी भावनाओं को समझिए और हमें जो प्रॉब्लम्स है उसे सुलझाने का प्रयास कीजिए। यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ पर राय हुआ कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो एक एक वोट डालकर लिया जाएगा, लेकिन राजा ये भी बात नहीं माना और थर्ड स्टेट को वोटिंग राइट से एक तरह से वंचित किया। नतीजा ये थर्ड स्टेट वाले वहाँ से बाइकआउट कर दिए, और बाइकआउट करने के बाद वो सारे लोगों ने कहा कि नहीं, अब हम लोग अपनी पावर से अपनी संविधान बनाएंगे और अपना रूल स्टेबल करने का प्रयास करेंगे। और जब वो वहाँ से बाइकआउट किए तो वो कहाँ इकट्ठा हुए? टेनिस हॉल ऑफ वर्जलीज, एक बहुत बड़ा टेनिस हॉल था, और क्योंकि 90% की इनकी आबादी थी तो ये सब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को लेकर वहाँ इकट्ठा हुआ। और वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि उस वक्त तक हम घर नहीं जाएंगे जब तक हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ना बना लें। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्य बात क्या होगी? राजा के पावर को क्या करना होगा? हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा और जनता की पावर को बढ़ाना होगा। तो यहीं से आप देखिए ये आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन हुआ। तो पूछेगा रिवॉल्यूशन का कारण क्या है? तो वही मीटिंग था। कहाँ पर? थर्ड स्टेट वालों ने इकट्ठा हुए, तो बोलेगा टेनिस हॉल ऑफ वर्जलीज। क्या किए वहाँ जाकर? संविधान बनाए। उसमें क्या था? राजा के पावर को लिमिट करेंगे और जनता के पावर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
इनके इस कामों में दो व्यक्ति हैं जो हेल्प करने वाले हैं, एक है मिराबियो और दूसरा है एबसीस। और मिराबियो एक नोबेल फैमिली में जन्म लिया है, लेकिन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि जो फ्यूडल प्रिविलेज मिला हुआ है वो जनता को बराबर में मिलना चाहिए और वो अंत होना चाहिए। उन्होंने अपनी पत्र पत्रिका के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि थर्ड स्टेट आखिर क्या है और उसको क्या अधिकार मिलना चाहिए। जनता इससे बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई और इनकी बातों में बहुत सारी बातें आईं। और तो और उस समय फ्रांस की हालत ख़राब होती जा रही थी, जनता सड़कों पे आ गई थी। और जनता क्या बोले थे कि जब ये थर्ड स्टेट वाले गए, अब स्टेट जनरल का नाम नहीं लेंगे, अब नेशनल असेंबली, ये जहाँ इकट्ठा हुए वो नेशनल असेंबली का नाम देंगे और वहीं पर नियम कानून बनाने का प्रयास होगा। इसी बीच कहता है बैड हार्वेस्ट हो गई, और बैड हार्वेस्ट हो गई और आसपास के इलाकों में आपका प्राइस काफ़ी बढ़ने लगा, है ना। और बेकरी, जो लोग ब्रेड का मेन खाते थे, और उसी की दाम बढ़ने लगी, कालाबाजारी होने लगी। लोग बेचारे बेकरी पर लाइन लगा रहे हैं कि शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए, लेकिन मिलती नहीं थी और बहुत महंगी होती थी। और ये लोग जब आंदोलन के रूप में आए तो पेरिस पे आर्मी वालों ने इनके खिलाफ कार्रवाई की, और इस तरह से इसी कार्रवाई के खिलाफ में बेस्टाइल की जो महल पर हमला हुआ था, तोड़फोड़ किया गया था। तो जनता जितनी परेशान है, वहाँ के आर्मी उसके साथ और एक्सप्लॉइट कर रही है। यही कारण है कि आंदोलन बहुत बड़े रूप में फैला। तो यहाँ तक आपको बताएंगे, और अगली टॉपिक की अगर बात होगी तो वहाँ से हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।